अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक बोर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरफान महमूद और मेरे साथ हैं मिस्टर ताहिर जावेद, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं और फैसलाबाद में गोल्डियन के बेहतरीन ब्रीडर हैं। और इनसे हम बहुत रहनुमाई लेते हैं और इंशाल्लाह आज भी बहुत सी चीज़ें इनसे लर्न करेंगे इस वीडियो में। जी ताहिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ताहिर भाई, कैसा चल रहा है आपका सीजन? सीजन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक ख्वाब लगती थी, ऐसी म्यूटेशन वो अल्हम्दुलिल्लाह से इस सीज़न के अंदर माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने खुद हमारे शेड के अंदर प्रोवाइड कर दी हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी ताहिर भाई, अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करिएगा कि गोल्डियन के लिए जो नया फैंसियर है उसको किस तरह इसको लेना चाहिए और किस तरह मतलब उसको सेटअप स्टार्ट करना चाहिए। देखिए गोल्डियन फिंच में इसमें इस तरह तो नहीं है कि अगर किसी बंदे का दिल करता है कि मैं गोल्डन फिंच रखना चाहता हूँ तो वो जाए और दो पैर उठा के लेके आ जाए और उसको जो है ब्रीड करवाना स्टार्ट कर दें। तो इसके प्रॉपर एसओपीज हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बाद में हमें फिर नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो उन एसओपीज में इसकी हाउसिंग आ जाती है, उसके बाद इसका एनवायरनमेंट आ जाता है, इसका डाइटरी प्लान आ जाएगा, फिर उसके बाद जो कॉमन डिजीज़ है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए इसकी कि किन किन चीज़ों से इनको इस बर्ड को प्रॉब्लम आती है। तो हमें इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम अगर इन चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली लेके नहीं चलेंगे तो देन फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक ठीक। अच्छा, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि जो गोल्डियन के लिए जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब बेसिक जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट है वो किस तरह होनी चाहिए। बेसिक हाउसिंग रिक्वायरमेंट में जो हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, देखिए केज आप जिस तरह का मर्जी रख लें तो लेकिन उसमें जो चीज़ों का ख्याल रखना है बेसिक उसमें ये है कि इसका इनफ साइज होना चाहिए आपके केज का कि इसको इनफ लाइट मिले। फिर उसके अंदर 2 से 3 तरह की पर्चीज लगी होनी चाहिए ताकि इसकी जो ग्रिप है उसको इजीली ग्रिप कर सके। उसके बाद कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जिस तरह कि आपने ख्याल रखना है कि आपकी पर्चीज के नीचे आपका फीडिंग पॉट या फिर वाटर पॉट नहीं लगा होना चाहिए जिसकी वजह से ड्रॉपिंग उसके अंदर जाए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं केज की जो हमें पूरी करनी चाहिए। फिर इसके बाद सेकंड आ जाता है कि हमारे पास इसकी बॉक्स रिक्वायरमेंट, बॉक्स किस तरह का होना चाहिए। तो बॉक्स में भी हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जिस तरह के बॉक्स हमारे पास इजी टू क्लीन हो। हम ऐसा बॉक्स यूज़ करें जो इजी टू क्लीन हो, जो इजीली डिसइंफेक्ट हो सके और जिसमें इसमें ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम इस तरह का बॉक्स लगाएं। और फिर थर्ड इसमें आ जाता है कि हमने बॉक्स की लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो बॉक्स की हमें बॉक्स उस जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ पे लाइक कोई 30 to 40% जो लाइट है वो भी बॉक्स के अंदर जो है वो जाए। तो हमें इस तरह की ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं हाउसिंग में उसको हमें ख्याल रखना चाहिए। और क्लीनलीनेस, क्लीन हर एक चीज़, इसकी सफाई का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप सफाई का आप खास ख्याल नहीं रखेंगे तो देन फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको बाद में फिर नजर आना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए जो सेकेंडली मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो कीपिंग है इसके लिए इन्वायरमेंट किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए गोल्डियन की कीपिंग में एनवायरनमेंट में सबसे पहले आपका टेम्परेचर आ जाता है कि टेम्परेचर को आपने कोशिश करनी है मेंटेन रखना है। तो उसमें या ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए लाइक 20 to 30 सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है ना, ये मेरे ख्याल में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके उसमें ये है कि ये आइडियल है इसके लिए। इस टेम्परेचर में गोल्डन खुश रहती है कि बेसिकली खुशी से मुराद यही है कि वो अपनी हर तरह की एक्टिविटी जो है ना वो लाइक नॉर्मल अंदाज में उसको सर अंजाम देती है। तो अब ये भी है, रहने को लोग 4 से 5 टेम्परेचर में भी रख रहे हैं गोल्डन को और 40 टेम्परेचर तक भी रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि बर्ड उस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को सरंजाम नहीं देता जितना अपने बेसिक एनवायरनमेंट, जिस तरह अभी हम इस वक्त बैठे हुए हैं
ये हमारा ये वो वाला इन्वायरमेंट है जिसमें हम अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, जैसे अगर एक्सट्रीम वेदर होगा तो उसमें भी हम काम तो सारे करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में हमें रुकावट आ जाती है। ठीक। तो इसमें हम ये कि मेरे नजदीक जो है वो 20 to 30 सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो एक आइडियल टेम्परेचर है। और ह्यूमिडिटी जो है उसका क्या कहते हैं आप? ये ह्यूमिडिटी भी वेरी करती है कि टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो टेम्परेचर अगर तो आपका यही 20 से 30 सेल्सियस तक अगर आपका टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर में 55 to 65 तक जो ह्यूमिडिटी है वो आइडियल है। अगर वेदर एक्सट्रीम जाएगा तो उसमें अगर आप ह्यूमिडिटी उसको हाई देंगे देन उसमें ज़्यादा बेटर है उसके लिए, बर्ड के लिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर लो टेम्परेचर है तब भी अगर ह्यूमिडिटी कम है तो उसमें डेड इंशाल्लाह आपके पास काफी ज्यादा आएंगे। ठीक ठीक है, ठीक। तो और आप ये बताएं कि जो लाइट्स और वेंटिलेशन है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बर्ड को कितनी लाइट चाहिए? मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं जो मैंने थ्रू आउट देखे हैं कि वो लाइट को और वेंटिलेशन को अहमियत नहीं देते। ठीक। और हालांकि मेरे नजदीक बाकी सारी चीजों के बाकी सारी चीजों से ऊपर जो है ना वो लाइट और वेंटिलेशन आती है। ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आपका बर्ड प्रॉपर उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। आप इसको अगर इनफ लाइट देते हैं बर्ड आपका प्रॉपर अपनी एक्टिविटीज को सरंजाम देता है, खुश रहता है, उसको लाइक नेचुरल इन्वायरमेंट फील होता है सनलाइट से। वो इवन के उसका जो सेक्सुअली वो स्टिमुलेट भी होता है। ठीक। अगर आप देखेंगे अगर किसी बंदे ने इनडोर सेटअप लगाया और किसी बंदे ने आउटडोर सेटअप लगाया, आउटडोर वाला जो सेटअप है और इनडोर वाला सेटअप है उसमें प्रोडक्टिविटी की जो क्वांटिटी है वो वेरी करेगी। आउटडोर शेड जिसमें इनफ सनलाइट आती है और इनडोर शेड जिसमें जो है सनलाइट बहुत कम होती है, कम आती है या ना होने के बराबर है, वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होगी बजाय के सनलाइट वाले शेड के अंदर। ठीक हो गया। फिर ठीक हो गया। एडिशनल भी इसमें आ जाती है कि इवन के आपके जो बर्ड्स के फीदर है, आप देखेंगे जो इनडोर शेड है उसमें जो बर्ड्स के फीदर है वो आप देखेंगे कि वो जो है मैसी टाइप है, शाइन नहीं करते। जबकि जो आउटडोर शेड है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है वहां पे बर्ड आप देखेंगे उनके फ्लाइंग फीदर्स जो है वो ज्यादा शाइन करते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और उसके बाद फिर आप इसकी एक्टिविटी भी देखेंगे कि एक्टिविटी उस बर्ड की जहाँ पे सनलाइट भी इनफ है और उसमें वेंटिलेशन भी एक शेड के अंदर अच्छी है सनलाइट के साथ, तो वहां पे आप देखोगे बर्ड की आप एक्टिविटी के जिस तरह वो बर्ड जो है वो खेल रहे हैं इस तरह से फील होगा। जबकि इंडोर शेड में जहाँ पे आपके पास इनफ सनलाइट नहीं है या फिर आपके पास इनफ वेंटिलेशन नहीं है, वहां पे क्या होगा कि आप वहां पे फील करोगे कि बर्ड जो है वो फूल के बैठा हुआ है, एक्टिविटी नहीं है, स्लो वो स्लो जो है इस तरह से ना। तो मेरे नज़दीक सनलाइट बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर मजबूरी है आपके पास इनफ सनलाइट नहीं है तो आप फिर सनलाइट के अल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइट जो है उनका यूज़ करें। उसमें ये है कि आपके पास हर वेवलेंथ की लाइट जो है वो इमिट होती है, जिसकी वजह से उसमें जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं जो इनको चाहिए बर्ड को, बर्ड की ज़रूरत है वो भी इनमें पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद जो उसकी विटामिन डी की जो मेटाबॉलिक के लिए हमें चाहिए वो भी उसमें चीज़ें काफ़ी पूरी हो जाती है। या फिर नहीं तो फिर हम इसमें इंडोर शेड में हमें फिर ये भी एडिशनल देने पड़ते हैं कि मल्टीविटामिन जो हमें उनको ज़रूरत है, जो वो सनलाइट के थ्रू उनको जो न्यूट्रिशन मिल जानी है तो वो हमें पूरी करनी पड़ती है फिर आर्टिफिशियली तौर के ऊपर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा ताहिर भाई हमें थोड़ा ये बताएं कि गोल्डन की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मतलब डाइटरी जो प्लान है वो किस तरह जो है तरतीब देना चाहिए? देखिए, डाइटरी प्लान आपने खुद फिक्स करना है अपने बर्ड का। आपको पता है कि अब मेरे बर्ड का रेस्ट टाइम चल रहा है, अब मेरे बर्ड का ब्रीडिंग टाइम चल रहा है, ये मेरे मोल्टिंग बर्ड है, ठीक है, ये मेरे जो न्यूली ऑफस्प्रिंग या चिक्स हैच हुए हैं ये वो है, ये मेरे सेल्फ हुए चिक्स हैं। तो इन सब बर्ड्स का डाइट प्लान डिफरेंट होगा।
किसी बर्ड को, हर एक बर्ड की अपनी अपनी स्टेज है। किसी स्टेज में उसको फैट्स ज़्यादा चाहिए होंगे, किसी स्टेज में उसको प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा चाहिए होगी, किसी टाइम में उसको किसी और चीज़ की थर्ड न्यूट्रिशन की जो है क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी, कि कहाँ कहीं पे उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होगा। तो हमें इन चीज़ों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है। तो थोड़ा एग्जांपल दें, मतलब किस तरह? जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा लें, जिस तरह बच्चे जब सेल्फ होते हैं, सेल्फ होने के बाद जब उन्होंने मोल्डिंग की तरफ जाना है, तो उनको हाई प्रोटीन और हाई फैट चाहिए, राइट। ठीक है। तो उसमें हमें ये जो चीज़ें हैं ये उसमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिर सेम जब आप ब्रीडिंग सीजन में बर्ड को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उसको रिच न्यूट्रिशन चाहिए। आप इनफ न्यूट्रिशन उसको देंगे, देन वो ब्रीडिंग सीजन के लिए तैयार होगा। लेकिन जब रेस्टिंग में लेके जाते हैं बर्ड को, तो तब आपने उसके फैट्स जो है फैट्स की क्वांटिटी को बिल्कुल कम कर देना है। अदरवाइज बर्ड आपका फैट में चले जाएगा, जो कि एट दी एंड फिर आपका इनफर्टिलिटी का भी बायस बनता है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इस चीज़ को देखते हुए आपने अपना डाइटरी प्लान जो है उसको आपने तैयार करना है। तो उसमें आपका ये सॉफ्ट फूड भी आ जाता है, तो सॉफ्ट फूड को भी आपने उसी तरीके से आपने जो है प्लान करना है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा ताहिर भाई, थोड़ा बताइएगा कि गोल्डियन में जो नेचुरल ब्रीडिंग है और जो फॉस्टरिंग है, उसमें आप क्या मतलब उसको सजेस्ट करते हैं, किस तरह लेके चलना चाहिए इसको? देखिए, ये एक मिथ है कि गोल्डन फिंच अपने बच्चे नहीं पालती, जो कि काफ़ी हद तक अब टूट चुकी है। काफ़ी लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि नहीं यार, ये मिथ थी, जो कि अभी ये ख़त्म हो रही है। तो बेसिकली गोल्डन फिंच अपने बच्चे पालती है और बहुत अच्छे बच्चे पालती है। मैं खुद कुछ बर्ड्स हैं, उनसे जो इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं, उनकी फॉस्टरिंग जो है मैं इन्हीं से करवाता हूँ, गोल्डन से करवाता हूँ। क्योंकि जो जिस तरह से बच्चा ये पाल के देती हैं, वो मेरे ख्याल में जो बेंगलीज है, वो कभी भी उस तरह से बच्चा जो है ना वो नहीं पाल सकती। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें फॉस्टिंग भी करवानी पड़ती है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि गोल्डियन जो है वो अंडर एज होती है। क्योंकि बेसिकली फैक्टर है ना, अगर आप गोल्डियन को अंडर एज लगाएंगे तब भी वो पोस्टिंग नहीं करेगी, आपको तंग करेगी। जब इवन दो कि ये कंपेटिबिलिटी भी है, अगर आप इसको कंपेटिबल पार्टनर नहीं देते, देन भी आपको ब्रीड तो आ जाती है, लेकिन आपके वो पेयर जो है वो फोर्सिंग नहीं करता। ये राइट। चीजें नहीं है। तो फिर हमें इन चीजों को जो है ना वो टैकल करने के लिए फिर हमें मजबूरन फॉस्टरिंग करनी पड़ती है। तो फिर हम जो है वो बेंगलीज या मैं इस दफा मैं ज़ेबरा से भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों से फिर फॉस्टरिंग करवाते हैं। जी जी ताहिर भाई, और ज़ेबरा का एक्सपीरियंस जो है वो फॉस्टरिंग का, वो किस तरह का रहा आपका गोल्डन का? ज़ेबरा का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं देखूं तो बेंगलीज के मुकाबले तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ज़ेबरा का। क्योंकि बेंगलीज जो है वो हमारी बैक्टीरियल कैरी करती है, और इसमें जब आप इससे फॉस्टरिंग करवाते हैं तो बच्चों में कैंकर का बहुत कॉमन इशू आ जाता है। जबकि जो ज़ेबरा है, ज़ेबरा में कोई इस तरह का कोई भी डिजीज मैंने अभी तक ट्रांसमिट होते नहीं देखी बच्चों में। और इवन के अगर मैं कह लें कि इसमें हिरार की इम्पोर्टेंस दूं, तो उसमें सबसे पहले तो ये गोल्डन बच्चे वाले, फिर सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा कि ज़ेबरा वाले, ठीक है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास ये आती है ये बेंगलीज ठीक है। आएगी, ठीक है। तो उसमें क्योंकि जो सबसे अच्छे बच्चे अभी तक मुझे पाल के दिए हैं, वो मुझे गोल्डी ने पाल के दिए हैं, हेल्थ वाइज भी और डिजीज वाइज भी। तो उसमें कोई भी डिजीज ट्रांसमिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद ज़ेबरा उससे अच्छे, फिर सबसे एंड पे बेंगलीज में फिर हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ताकि ये कम से कम जो है वो इसमें ना कैंकर जो है ट्रांसफर हो सके। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं कि इस बर्ड को हकारत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये इसकी वर्थ जो है वो कुछ सैकड़ों में है, कोई लाइक 400 से 500 रुपए में ये बर्ड जो है कॉस्ट करता है। तो इसको ना नॉर्मल समझा जाता है। हालांकि आप लोग ये नहीं देखते कि यार इसका मकसद जो है वो बहुत बड़ा है। इसने आपके इतने इम्पोर्टेंट बच्चों को पालना है, तो आप अगर आप इसकी बेसिक न्यूट्रिशन को आप पूरा नहीं करते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक बर्ड जो है
वो खुद हेल्दी नहीं है और वो आगे हेल्दी बच्चे जो है वो आपको पाल के दे। तो हमें इस चीज का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस तरह से सीजन के लिए गोल्डन को तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से आप अपने ब्रीडिंग सीजन के लिए अपनी बेंगलीज को बेंगलुरु पे प्रॉपर तैयार करें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कैंकर से मुझे मेरे माइंड में बात आ गई कि गोल्डन की जो बेसिक समझते हैं कि आप कॉमन सी जो डिजीजेज हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, जो मुझे आज तक कॉमन डिजीज का सामना करना पड़ा ना, उसमें सबसे पहले तो आ जाती है माइट्स, और सेकंड जो है ना इनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो वीक होने की वजह से सेकंड वो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन दो चीजों से ही लिंक करती हैं, जितनी भी मैंने अभी तक देखी है तकरीबन इनसे आती है। या इसके अलावा एक साइनस आ जाती है जो कि मेरे ख्याल में ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। साइनस जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से या जेनेटिकल कह लें ये प्रॉब्लम है साइनस की। तो उसके अलावा ये दो दो बेसिक मेजर दो ही हैं। साइनस तो बहुत वो कम आ जाती है चीज ना। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आप कह रहे हैं माइट्स, उसके लिए माइट्स के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है? माइट्स में जो है ना सबसे पहले, जैसे मैंने सबसे आपको पहले हाउसिंग में आपको बताया कि यार इन क्लीन इन्वायरमेंट, जब आपका इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो मेरे अंदाजे में माइट्स आपके वैसे ही नहीं आएंगे। और सेकंड ये चीज़ है कि आप उसमें जो आपका बर्ड है आप उसको जब पीरियोडिकली डिवॉर्मिंग करवाते हैं ना, तो तब भी आपके माइट्स जो है माइट्स वाला काफ़ी हद तक इश्यू जो है ना वो इंटरनल माइट्स वाला खत्म हो जाता है डिवॉर्मिंग के साथ। स्कैड वगैरह आपका लगाना पड़ता है? स्कैड लगाएंगे एक्सटर्नल हो जाएगा, जब आप डिवॉर्मिंग करेंगे उससे इंटरनल आपका इशू खत्म हो जाएगा, और क्लीनिनेस से फिर ये होगा कि एनवायरनमेंट में दोबारा आएंगे भी नहीं। तो ठीक है। माइट्स के लिए आप ये जो है ना प्रिकॉशंस को यूज कर और सकते हैं। आपने एक वर्ड यूज किया था कैंकर। हम्म। कैंकर क्या चीज है? देखिए, कैंकर में ये भी आपका एक इन्फेक्शन ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप इसको कह लें। इसमें ये है कि आपके बर्ड आप देखते हैं चिक्स जो हैं वो सूख के मरना शुरू हो जाते हैं। उसमें लोग कहते हैं कि यार इसको फीड भी हुई थी बर्ड को, लेकिन फिर भी जो है वो बर्ड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रो हो के मरना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो बेंगलीज है ना वो बेंगलीज इस बैक्टीरिया को कैरी करके आगे बच्चों में ट्रांसमिट कर देती हैं, जिस वजह से ये वाला इशू आता है, जिसको फिर हम टैकल करते हैं रोनिडाजोल के थ्रू टैकल करने की कोशिश करते हैं इसको ना मोस्टली ठीक है। यहाँ पे। ठीक ठीक है जी ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन में मजीद जो है वो डिस्कशन करेंगे। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।